गुड इवनिंग फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि कुछ कंडीशन ही परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मुझे एक क्लास बनाने के लिए उसने प्रेरित किया। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मेरे पास मेरे फ्रेंड्स लोगों की और कुछ स्टूडेंट्स की भी कॉल आया कि ये जो किसान आंदोलन हो रहे हैं तो इनके पीछे कुछ कारण होगा, इसीलिए हो रहे हैं कि एक क्यों ना इन पे थोड़ा प्रकाश डाला जाए। तो उसी प्रकाश के क्रम में आज मैंने एक लेक्चर बनाना आवश्यक समझा, जबकि इस समय मेरे पास वक्त का बहुत बड़ा अभाव है। आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो आज मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा कि क्यों सरकार के विरुद्ध जिस व्यक्ति का कार्य खेत में काम करना है वह व्यक्ति सड़कों पर उतरकर खाना भी बना रहा है स्वयं, और उसी के साथ साथ अपने आंदोलन को भी व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर रूप दे रहा है। और उस व्यापकता के पीछे क्या ऐसे सरकार के कुछ जो कानून बनाने के क्रम में फॉल्ट दिखाई पड़ते हैं, तो उनकी दिक्कतों को आज हम यहाँ समस्याओं को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जिस व्यक्ति को कभी शहर तक जाने में 3-3, 4-4 साल का समय हो जाता है, वह व्यक्ति आज दिल्ली में बैठा हुआ है। और इतनी ठंडी में दिल्ली में आपको पता भी होगा कि हिमालय से चली हुई सीधी हवाएं गोली के जैसे प्रहार करती है, और उसमें किसान अपनी चेस्ट को खुले आसमान के नीचे लिए बैठा है। जबकि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे हमारे दादा लोग वहां पर बैठे हुए हैं और ओनली एक ही अपने कुर्ते में बैठे हुए हैं। वही उनका तो वही वेशभूषा है जो अपना खेत में उनका वेशभूषा होता है। किसान कभी ज्यादा कपड़ों का लोभ नहीं करता, ना पहनता है ज्यादा। उसी अपने अंदाज में वह वहां भी खुली छत के नीचे बैठा है, कल वह खेत में भी खुली छत के नीचे काम उसी ड्रेस में करता था। तो देखो, आपने ये बात सुनी भी होगी कि भारत का किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो या ना हो, लेकिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भारत के प्रत्येक जनसंख्या के तबके का सबसे सशक्त नागरिक है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि उनकी मांग क्या है, सरकार के कानूनों में ऐसे क्या झोल हैं जो उनको वहां आने तक विवश कर रहे हैं। तो देखो, हर जगह सरकार भी गलत नहीं होती और हर जगह आम नागरिक भी गलत नहीं होता। तो आज हमें यही देखना होगा कि कहां कौन किस तरीके से अपनी मांग को रख रहा है और सामने वाला उसकी किस तरीके से मांग को स्वीकार कर रहा है। तो देखो, हमारा मतलब यहाँ राजनीति करना नहीं है, हमको तो वह टेक्निकल पॉइंट समझना है कि किस वजह से यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं और उनमें सरकार के कानूनों के झोल क्या हैं, जिस तरीके से यहाँ आंदोलन इतने व्यापक स्तर पर उग्र रूप लिए जा रहा है। तो देखो, सरकार ने 3 कानून बनाए और इन कानून बनाने से पहले सरकार ने क्या किया था, इन कानून बनाने से पहले सरकार के द्वारा कुछ ऐसे नियम लागू, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया और वर्तमान समय में उन पर कानून बनाए गए। तो ऐसी भी आवश्यकता क्या थी कि सरकार को इस पर ऑर्डिनेंस बनाना की जरूरत पड़ी, क्योंकि अध्यादेश हमेशा प्रेसिडेंशियल जो अध्यादेश होता है आर्टिकल 1 to 3 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वह उसी समय यूज होता है जिस समय कोई ऐसी स्थिति बनी हो कि ना तो संसद का कोई सत्र चल रहा हो और उस समय कानून बनने की बहुत ही रिक्वायरमेंट हो। तो उस समय राष्ट्रपति को बोला जाता है कि तुम अपने प्रेसिडेंशियल एक्ट के द्वारा इस कानून को लागू करें, और बाकी फिर संसद के द्वारा उसको पारित किया जाता है बाद में, तो वह लागू हो जाता है नियम प्रेसिडेंशियल एक्ट उसके द्वारा ही। तो देखो, पहली बात तो ये कृषि का अधिनियम था, इसमें प्रेसिडेंशियल कानून बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इसमें तो, और दूसरा जो कानून इन्होंने क्या किया कि राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया, जबकि उसे बहस के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा पारित करना था, लेकिन उसको ध्वनि मत के द्वारा राज्यसभा में पारित किया गया। वह भी एक
बाईपास जो प्रोसेस सरकार ने अपनाया वह भी सही प्रतीत नहीं होता है। तो पहला एक अधिनियम है जिसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम या भंडारण नियम भी समझ सकते हो, भंडारण नियम, स्टॉक लॉ। देखो 1955 में क्या होता था, एक नियम था कि कोई भी व्यक्ति स्टॉक कर सकता है, चीजों का, वस्तुओं का, कमोडिटी का भंडारण कर सकता है। लेकिन वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, मतलब नेहरू जी ने एक एक्ट लाया कि अब कोई भी व्यक्ति एक सीमा से ज्यादा अगर भंडारण चीजों का, वस्तुओं का करता है तो उसको महंगाई बढ़ने पर उसकी भंडारण यानी कि उसके जो स्टोरेज उसने बना रखा है या जो उसने भंडार गृह बना रखा है उसकी चेकिंग होगी और उसके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे अगर एक सीमा से ज्यादा उसके पास वहां पर स्टॉक होगा। तो 1955 में इसको खत्म करके एक एक्ट बनाया गया कि कोई भी एक सीमा से ज्यादा तो स्टॉक नहीं कर सकता वस्तु का, और जिस समय महंगाई बढ़ रही हो उस समय इसका स्टॉक नहीं कर सकते तुम। अगर करते हो तो सरकार के अधिकारी जाएंगे वहां, छापेमारी करेंगे और उसको सीज कर देंगे, उसका लाइसेंस सीज कर देंगे। तो देखो अब देखो इसमें ये कानून जो बनाया गया जब 1955 में इसको समाप्त कर दिया गया तो दोबारा इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या थी, मेरी तो ये समझ नहीं आता। बाकी आपकी समझ मुझसे ज्यादा है तो समझ सकते हो कि इसकी जरूरत क्या होगी, मुझे भी बताना मैसेज करके। अब देखो इसमें सरकार का तर्क क्या है, देखो सरकार का तर्क है कि भाई ये जो व्यापारी है और जो किसान है, सरकार ने इसमें दोनों चीजें दी हैं। सरकार ये कह रही है कि किसान भी अपनी वस्तु का, जैसे उसने आलू उगाया कि अपने आलू का वह भी स्टॉक कर सकता है, भंडारण कर सकता है और यह भी भंडारण कर सकता है। अब आप एक बात बताओ, जिस व्यक्ति के पास अपना घर ठीक से रहने के लिए नहीं है वह बना लेगा कभी स्टोरेज रूम? आप कॉमन सेंस लगा कर देखो, कहां से किसान आलू का स्टोरेज लगा लेगा? दूसरा, सरकार के पास इतने पैसे हैं कि वो इस फसल को रोके, अगली फसल को बो दे? नहीं बो सकता, क्योंकि उसको नेक्स्ट फसल बोनी होती है और खाद बीज की आवश्यकता होती है। सरकार दूसरे नियम में, आपस में नियम जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो कह रही है भाई कि हम तो व्यापारी बिचौलियों की भूमिका बीच में से समाप्त कर रहे हैं। अब इस नियम से क्या प्रतीत हो रहा है आपको, आप खुद समझ सकते हो। मैं इसमें मूल्यांकन, आलोचना कुछ नहीं करनी चाहता सरकार की, क्योंकि सरकार श्रेष्ठ है, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने कर दिया। बाकी इसका जो मूल्यांकन करना है वो किसानों को करना है और वही लोग यहाँ कर रहे हैं। तो देखो अब मेरा तो इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है मैं आपको इसको वही पढ़ाऊंगा, व्यवहारिक पक्ष आपको अपने आप समझना होगा। अब देखो सैद्धांतिक पक्ष में क्या है, उन्होंने कहा कि व्यापारी और किसान दोनों इसमें सम्मिलित हैं। भाई तुम भी स्टॉक कर लो और ये भी स्टॉक कर लेंगे। अब किसान के पास तो स्टॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है, ये तो कभी करेगा ही नहीं, तो स्टॉक कौन करेगा? ये व्यक्ति। बस इस नियम में एक चीज जोड़ी गई है कि युद्ध और आपात के समय आप स्टॉक नहीं कर सकते, बाकी और कंडीशनों में स्टॉक कर सकते हैं। अब देखो भाई इस समय आप देखो, जैसे किसी भी व्यापारी ने प्याज, आप देखते रहो, प्याज से अच्छा एग्जांपल आलू का है। इस समय 200 रुपए रेडी आलू चल रहा है, यानी कि 200 रुपए का 5 किलो आलू आ रहा है। तो अब ये देखो कि 250 भी है, जो बढ़िया आलू 250 है, 50 रुपए केजी आलू हो रहा है। 50 रुपए केजी पनीर आता था कभी, और आलू हो रहा है देखो उसमें। सेब भी 50 रुपए केजी है अभी और आलू भी 50 रुपए केजी है। तो इस स्थिति में किसान के पास तो आलू है नहीं, तो जब किसान के पास आलू नहीं, वह आलू कहाँ है? इस व्यक्ति के पास। स्टॉक तो ये करेगा, इसके पास स्टोरेज है, भंडार गृह इसके पास है। वही किसान देखो किस भाव आलू खरीद रहा है, 200 रुपए केजी नहीं, 50 रुपए केजी। इसने किस भाव लिया, ये किस भाव का यूज कर रहा है? वही 10 रुपए धड़ी, यानी कि 2 रुपए केजी का आलू। तो लाभ किसको है? व्यापारी को। अब दूसरा देखो फैक्ट, अब आलू जैसे ही ये आलू है, इसने, व्यापारी ने इसका स्टॉक कर लिया खरीद के, और इसको स्टॉक करता हुआ कर रहा है भंडारण गृह में, और भंडार गृह खोला नहीं अपना और चरम अवस्था में पहुंच गया 200 रुपए केजी आलू। जब 200 रुपए केजी आलू पहुंच गया तो इसने उस समय
जब सरकार के अधिकारियों ने छापामारी स्टार्ट की और सरकार के अधिकारी गए इसके पास कि भाई अपना भंडारण चेक कराओ, तो ये व्यापारी क्या कहेगा कि क्या युद्ध हो रहा है कि नहीं भाई, क्या आपातकाल है कोई कि नहीं भाई, आपातकाल भी नहीं। तो आप किस प्राधिकार से मेरे स्टॉक का चेकिंग कर सकते हो? समझ आ गई चीजें? जब ये व्यक्ति जो सरकार के अधिकारी आएंगे इसके स्टॉक की चेकिंग ही नहीं कर सकते, तो ये चाहे मन का मर्जी का मालिक हो जाएगा, ये आलू का व्यापारी किसी भाव बेचे और कब तक इसका स्टॉक लगा के रखे। तो आप इसका देख सकते हो कि इसमें किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है और किस चीज को कम किया जा रहा है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा अधिनियम क्या है, अब हमें समझना होगा दूसरा अधिनियम। देखो दूसरा अधिनियम, पहले इसको साफ कर देते हैं। दूसरा अधिनियम क्या है, वो थोड़ा अधिनियम ठीक है, उसमें भी देखेंगे क्या अधिनियम में ऐसे क्या पेंच है, और तीसरा अधिनियम भी देखेंगे उसमें क्या पेंच ऐसे गवर्नमेंट ने फंसा दिए ताकि किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है खेतों में काम करने की बजाय। अब देखो इसमें क्या ऐसे सरकार ने दिक्कत हुई सरकार के साथ और किसानों के साथ क्या दिक्कत हुई ऐसी, ताकि किसान सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखो अधिनियम देखो क्या है, उस अधिनियम का नाम है मूल्य आश्वासन। लिख देता हूं, मूल्य आश्वासन। ये मॉइस्चर पकड़ रहा है सर्दी में। अब देखो मूल्य मूल्य आश्वासन पर, मूल्य आश्वासन पर, मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। देखो ये अधिनियम क्या है, अब ये अधिनियम को समझेंगे थोड़ा ठीक से। ये अधिनियम बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो, सैद्धांतिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी, पर इसमें कुछ ऐसी समस्या है, फिर वो ये अगले नियम से जुड़ेगा। ये यानी कि सेकंड अधिनियम जो सरकार ने बनाया, सेकंड एक्ट है। अब देखो इसमें मेन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग क्या होती है। अब सरकार ने कहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग करो तुम, और जब प्राइवेट कंपनी आ जाएंगी तो बहुत सारा आपस में कंपटीशन भी होगा उन कंपनियों के अंदर, और जब कंपटीशन होगा तो उन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होगी तो तुम्हारा माल ठीक से बिकेगा किसानों का। ये सही बात भी है, क्योंकि तुमने देखा होगा कभी भाई पहले क्या होता था कि अगर इसमें समस्याएं भी आएंगी और बेनिफिट भी होगा। देखो जैसे पहला आपने देखा होगा कि फोन का सिम बहुत महंगा आता था, 600-700 रुपए का सिम ही आता था जिस समय आए थे, क्योंकि चुनिंदा कंपनी सिम रिलीज करती थी। अब क्या हुआ कि सिम की कंपनियां बहुत सारी बन गई, जैसे ही कंपनियां मार्केट में आए, और मार्केट में आने से सिम बहुत सस्ते मिलने लगे। जब सिम सस्ते मिलने लगे तो आपस में प्रतिस्पर्धा हुई कंपनियों में, वो उससे सस्ते सिम देने लगी, वो कंपनी उससे सस्ते सिम देने लगी, वो उससे, तो फ्री में सिम दिया और रिचार्ज के पैसे ले लिए उन लोगों ने। अब देखो इसी तरीके से थोड़ा यहां इसी दृष्टि से देखो, सरकार के भी तर्क ऐसे ही हैं। अब देखो इसमें क्या कह रही है सरकार, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग ये है, पहले यही समझो है क्या और इसमें कुछ कमियां क्या रही, मुझे सैद्धांतिक रूप से वह देखनी है इसमें। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग ये है कि जैसे एक पूरा गांव है ये, और इसमें सभी लोगों के खेत हैं, एक खेत ये, एक खेत ये है, एक ये है, एक ये है और दो ये है। तो देखो इसमें समस्या ये है सबसे बड़ी कि भाई किसान जो है
वह एक किसी कंपनी के साथ में अपना पहले ही फसल बोने से प्राइस बिफोर फार्मिंग, यानी कि प्राइस बिफोर फार्मिंग, यानी कि खेती करने से पहले ही तय कर लेना मूल्य का किसी भी कंपनी के साथ, और फिर उसको उगा कर दे देना। मार्केट में उस समय कुछ भी भाव रहा हो, तुम्हारा जिस समय तुमने जो भाव किया तय किया उस पे तुम उसको दे दोगे और कंपनी तुम्हारे खेत में से आके उठा ले जाएगी। अब देखो ABCDEF, ठीक है। अब जैसे पार्ले जी कंपनी हो, उसको तो यह है कि उसको चिप्स आलू उगाने हैं खेतों में, तो आलू की जरूरत होती है उसको, तो जब उसको आलू की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा तो है नहीं वो 2-4 कुंटल आलू लेगी, वो तो लाखों करोड़ों में लेती है, क्योंकि उसको मैकडी जैसी कंपनी चिप्स बनाती है, ठीक, लेज कंपनी उसको चिप्स बना रहे हैं, तो वो तो लाखों करोड़ों की बल्क में लेगी पूरा। तो ऐसा नहीं वो किसी गांव के खेत को या दो खुद के, वो पूरे गांव के साथ कांटेक्ट कर लेगी, पूरे गांव की जमीन का। और जब पूरे गांव की जमीन का उन्होंने कांटेक्ट कर लिया कि मुझे 25 रुपए केजी आलू तुमसे खरीदना है, तुम उगाओ और आके मेरा गड्डी आएगा वहीं पे आपके खेत में और भर के वहां से ले जाएगा। देखो अब यहां क्या हुआ, इस पूरे गांव के साथ में कांटेक्ट कर लिया यहाँ पे कि भाई 25 रुपए केजी आपका आलू हम खरीदेंगे, चाहे उस समय मार्केट में 1 रुपए किलो हो या 2 रुपए किलो। तो ये जो किसान है गांव के ABCD वाले, इनके पास कहीं ना कहीं यह सिक्योरिटी है कि आलू मार्केट में चाहे 2 रुपए किलो हो या वह 3 रुपए केजी हो, लेकिन हमने प्राइस बिफोर फार्मिंग में कॉन्टेक्ट पहले ही कर लिया कि हमारा आलू 25 रुपए केजी ही जाएगा। तो इसका मतलब जैसे देखो अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर गन्ना बहुत सस्ता बिका चरखी में, जब चरखी में सस्ता बिका तो गन्ने का जो सरकार भाव तय करती है उस पे तेजता तो किसी ने भी प्राइवेट कंपनी को नहीं डाला, मतलब किसी ने भी प्राइवेट कंपनी को बोले तो जो चरखी कोल्लू वगैरह लगते हैं उनमें क्लेशर वगैरह में नहीं डाला, तो सभी ने कहाँ डाला, मिलों में गन्ना डाला, और मिलों के ऊपर तुम्हें पता ही कहाँ से रेगुलेट होता है। तो देखो उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कमोडिटी होती हैं कि मार्केट में तो भाव बहुत कम रहता है, लेकिन सरकार कुछ फसलों के MSP तय कर देती है, वो MSP अगले अधिनियम में पढ़ेंगे जिसका मेन रोल है ही है इन अधिनियमों में। अब देखो 25 रुपए केजी का आपने कॉन्टेक्ट कर लिया और इसको पूरे फसल उगा के इसको दे दी, चलो बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी कंपनी जैसे तो लेज है, वहीं मैकडी आ गई, उसको भी आलू की रिक्वायरमेंट है। जब आलू की रिक्वायरमेंट है तो उसने भी कहा कि किसानों को कि मैं 26 नहीं 30 रुपए दूंगी, तुम मेरे लिए उगाओ 30 रुपए केजी। अब देखो यहाँ बोली लगनी स्टार्ट हो गई। उसी तरीके से यहाँ कौन सी आ गई, हल्दीराम की अपनी इंडियन। हल्दीराम ने कहा इनको छोड़ो, सबको विदेशी है, मेरे वाली पे आओ, मैं आपको 35 रुपए दूंगा और आप उगा कर मुझे दो आलू। समझ गए? तो क्या हुआ इनसे, इन्होंने आपस में प्रतिस्पर्धा होने से किसानों का क्या हुआ, किसानों का लाभ हुआ एक तरीके से। और 35 रुपए केजी में जब वो किसान देखेगा सबके साथ कौन सा क्या रेट लगा रहा है तो हल्दीराम के साथ कांटेक्ट कर लिया, फिर मार्केट में कुछ भी भाव हो इसको देना है 35 रुपए केजी। अब देखो इसमें क्या ऐसी खामियां है, ये तो इसकी सारी अच्छाई है, नियम बहुत अच्छा है और सिस्टम भी बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना। देखो अब क्या हुआ कि भाई ये जो इन्होंने समझौता किया, सरकार ने जो इस अधिनियम के तहत मामला बनाया, उसने जो कंपनी होगी, ये जो कंपनियां हैं सारी, ये समझौता किसके साथ करेगी, सरकार के अधिकारी के साथ, मंडी अधिकारी के साथ, ठीक। तो कभी भी कोई भी समस्या अगर हुई तो कभी भी इस व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया जाएगा, हमेशा पक्ष में मामला किसके जाएगा, इसके, इन कंपनियों के अधिकारी कभी इसका पक्ष नहीं लेगा। तो इसमें क्या एक दांव पेच है जो फंसा हुआ है, झोल है, वह झोल यही है कि इसके साथ भाई उगा तो ये रहे हैं फसल को, कॉन्टेक्ट कर रही है कंपनी इनके साथ, इनका तो इस अधिकारी का तो इनसे कोई लाभ ही नहीं, ना लगाव है कुछ भी, ये तो हमेशा पक्ष में इनके ही रहेगा, ठीक। तो इसका क्या होना चाहिए था, मेरे हिसाब से देखो इसका होना चाहिए था कि ये जो कंपनियां थी ये कॉन्टेक्ट किसके साथ करती, गांव के लोगों के, गांव के लोग बोले तो एक डेलीगेशन, उनका प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन मतलब जैसे गांव का मुखिया, सीधी सी बात है, जैसे ये गांव का मुखिया होगा इससे कांटेक्ट होना चाहिए, यानी कि गांव के साथ कांटेक्ट होना कंपनी का। अधिकारी कौन होता है बीच में,
इनके ऊपर एक ट्रिब्यूनल बना दे सरकार, अगर सरकार को निगरानी करनी है तो ट्रिब्यूनल बनेगा ही और बेहतर तरीके से सुदृढ़ तरीके से इसको रेगुलेट करे। तो देखो ये जो मुखिया है गांव का, अब इसके ऊपर हमेशा ये किससे बन गया, इन लोगों से, इनका दबाव रहेगा कि भाई अगर इनके साथ गलत हो गया, किसी कंपनी ने कर दिया, इनको पता चल गया कि मैं भी उसमें सम्मिलित था, तो नेक्स्ट ईयर चुनाव भी है फिर, तो इसको चुन के तो आना इनके द्वारा या उनके द्वारा, तुम्हारे हिसाब से इनके द्वारा, तो हमेशा पक्ष किसका लेगा, इनका। तो ये कहीं ना कहीं किसान शोषण से बच जाएंगे। तो किसान किस चीज से बच जाएंगे, शोषण से बच जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, प्राइवेटाइजेशन कृषि में आएगा, इसको सुरक्षित रखने के लिए किसान की जो ऊपर यहाँ प्रतिनिधिमंडल बैठा होगा वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में ही फैसले करेगा, क्योंकि इसको चुनाव भी लड़ना है और इस व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ाव यहाँ इनके ज्यादा है, लेकिन इस व्यक्ति का ना तो इनके साथ व्यक्तिगत जुड़ाव है और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ से प्रेरित होकर इधर झुकाव इसका हो सकता है। दूसरा, अब ये अधिनियम तो ये है, अब अधिनियम भी बहुत अच्छा है और अगर चल पाए तो काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक समस्या मैंने आपको समझा दी। अब देखो अधिनियम तीसरा क्या है और ये अधिनियम क्या है। अब देखो इसमें एक सिस्टम और भी है कि तुमने 25-35 रुपए केजी हल्दीराम के साथ रेट तय कर लिया, मार्केट में अगर 50 रुपए केजी हो गया भाव, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। यही इसकी सबसे बड़ी कमी भी है, क्योंकि इसमें आपको 35 रुपए केजी पहले ही आप कॉन्टेक्ट कर चुके हो, तो 25 रुपए ही बेचना होगा, भले ही मार्केट में 50 रुपए केजी क्यों ना हो जाए। इसमें ये भी एक बाउंडेशन है। तो एक तरफ तो किसान को इसमें बेनिफिट है और दूसरी तरफ किसान को इसमें लॉस है, तो यानी कि एक तरफ लाभ एक तरफ हानि। वहीं देखो इसका क्यों विरोध कर रहे हैं और एमएसपी का क्यों मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं किसान की एमएसपी होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अधिनियम में क्या है, इसको रब कर देते हैं, फिर एक बार फिर आऊंगा इस पे मैं कॉन्टेक्स्ट फार्मिंग के जब एमएसपी की बात करेंगे हम। अब देखो तीसरा अधिनियम क्या है, तीसरा अधिनियम देखो क्या है, कृषि उत्पादन। देखो तीसरा अधिनियम है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य। अब देखो ये क्या है, अब इसमें सरकार एक अधिनियम लेके आई है कि भाई तुम अपना माल और इंडिया और मंडी यानी कि एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यहां भी बेच सकते हो और तो सरकार इस अधिनियम के माध्यम से यह बोल रही है कि हम बिचौलियों को वहां से समाप्त कर रहे हैं, बिचौलियों को वहां से समाप्त कर रहे हैं, बिचौलियों की भूमिका हटा रहे हैं। अब देखो इसमें देखो जैसे तुमने कोई अनाज उगाया तो किसान अपना अनाज ऑल इंडिया कहीं भी ट्रेडिंग कर सकता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अच्छी बात है। जैसे किसी भी व्यक्ति को या व्यापारी को प्याज पटना से खरीदना है और उसको ग्वालियर में भेजना है, तो वो घर बैठा यहीं से पटना से खरीदेगा और ग्वालियर में उसको सेल कर देगा, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इससे वस्तुओं को इधर उधर पूरे भारत के स्तर पर एक व्यापक रूप दे दिया जाएगा, उसको कहीं से भी वह बैठा व्यक्ति खरीद सकता है और बेच सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मंडी, एपीएमसी, इसी को मंडी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ है, हरियाणा, पंजाब और बिहार में भी है। बिहार में इसको क्या बोलते हैं, बाजार समिति, और जो व्यापारी होता है वहां पे उसको बोलते हैं गद्दी। तो ये जो आड़ती होता है, इसमें मंडी के अंदर आड़ती, ये 2.5% लाभ के आसपास अपना लेकर काम करता है, 2 से 2.5%। आपने देखा भी होगा इसका लाभ होता है। जैसे कोई किसान अपना अनाज लाया, आड़ती के पास गया, आड़ती ने कहा कि इस भाव, तो यहाँ एक आड़ती दूसरा और बैठा हुआ है, आड़ती सेकंड, एक आड़ती और बैठा है। इससे क्या होता था कि यहाँ बोलियां लगती थी, इसने कहा 20 रुपए केजी अनाज, इसने वहीं कहा 22 रुपए, इसने कहा 25 रुपए केजी। एक तो सरकार के किसान के पास क्या था विकल्प, सरकार के पास यह विकल्प था कि भाई कहीं ना कहीं
यहाँ बोली लग रही है और हमेशा इसके पास ना बेच के, इसके पास ना बेच के यहाँ बेच देता था। ठीक, तो ये लाभ। दूसरा, ऑल इंडिया जो ट्रेडिंग होगी, ऑल इंडिया ट्रेडिंग किसान तो बहुत कम मात्रा में कर पाएंगे इसको, ये भी बात आपको पता होगा। तो किसान अभी भी आपको पता है कि 96% अनाज ही बाहरी बिकता है बिचौलियों के द्वारा, तो 4% या 94 मान लो इसको, और 6% ही सरकार अभी भी एमएसपी पर अनाज खरीदता है। अब एमएसपी का मामला है, मेरा एमएसपी क्या है, अब ये देखो एमएसपी क्या है, अब समझेंगे हम एमएसपी क्या है। मेन तो मामला यही है, एमएसपी का ही तो फंसा हुआ है झोल। अब देखो भाई, सरकार ने कहा कि प्राइवेट जो एंट्री कराई, व्यापारियों की एंट्री कराई, तुमने पिछले दिनों में पढ़ी है, प्राइवेट कंपनी आ रही है, समझ गए, प्राइवेटाइजेशन जो एग्रीकल्चर का होता जा रहा है। तो देखो सरकार क्या करती है कि अगर आपने पढ़ा अभी प्राइस बिफोर फार्मिंग वाला, इसमें क्या हो रहा था, खेती करने से पहले कॉन्टेक्ट हो रहा था। इसी तरीके से सरकार क्या करती है एमएसपी के तहत, जैसे ये चीज वस्तु खेत है यहाँ पे और ये कुछ उगाते हैं, कुछ भी उगाते हैं किसान यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बहुत सारे किसान हैं। सरकार ने कहा कि हम इस बार 10 रुपए केजी नहीं, ज्यादा लो, 30 रुपए केजी अनाज खरीदेंगे, ये भाव तय कर दिया। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक, कौन तय करता है इसको, CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये किसके अंडर काम करती है, FCI के, ध्यान रखना, प्रीविरी में पूछ लेता है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। अब देखो ये भाव तय करती है सरकार इसके तहत कि भाई हम 30 रुपए केजी अनाज खरीदेंगे, अगर मार्केट में आपका 20 रुपए केजी हुआ तो तुम मंडी में बेच देना लाकर अपना अनाज, वहां सरकार के अधिकारी FCI वाले बैठे होंगे या FCI वाले के यहाँ बेच देना, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले खरीदेंगे। ठीक है, तो FCI खरीदती है फिर अनाज को, क्यों खरीदती है वो भी अभी पढ़ेंगे। देखो तो सरकार खरीदेगी, फिर वो मंडियों के बाहर गल्ले लगाए या समितियों के माध्यम से कहीं पर, जैसे गन्ना सोसाइटी होती है बहुत सारी, उसमें गल्ले लगा देती है, उसके माध्यमों से खरीदते, कई सारे अपने स्तरों पर सरकार इससे परचेसिंग करती है। अब देखो तो जब 30 रुपए केजी सरकार ने तय कर दिया, कहीं ना कहीं जो मार्केट का भाव होगा वह भी इसी के ऊपर नीचे 2 4 5 रुपए नीचे ऊपर नीचे चलेगा। ठीक, जो प्राइवेट मतलब बिचौलिया होंगे जो वैसे बिकता है, तो 96% बिकता है बाहर, एमएसपी पे केवल 6% भारत के किसान अपना बेच पाते हैं, 94% बाहर बेचते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो कितना बड़ा व्यापक रूप आंदोलन किसानों ने ले रखा है, तो वो ये 6% है। अगर 94% यानी 100% एमएसपी पे बेचते तो ये देखो फिर क्या आंदोलन का क्या स्वरूप आपको दिखाई पड़ता। अब देखो जब ये 6% ही एमएसपी पर बिकता है तो इतना बड़ा व्यापक आंदोलन क्यों। अब देखो क्यों, सरकार ने इस अधिनियम में इसको क्लॉज को नहीं जोड़ा, एमएसपी को। जब इस क्लॉज को नहीं जोड़ा तो इससे ऐसी नकारात्मक क्या चीजें आएंगी कि इसके ना जोड़ने पर किसानों के ऊपर क्या ऐसी आफत आ गई कि इतने बड़ा व्यापक आंदोलन को स्वरूप दे दिया। अब देखो 30 रुपए की जी सरकार ने डिसाइड किया कि हम खरीदेंगे, फिर चाहे बाजार में वो है 10 रुपए केजी भी हो तो भी सरकार 30 रुपए पे केजी। ये बात तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला भी कह रहा था कि भाई मार्केट में कुछ भी हो मैं इसको खरीदूंगा 35 रुपए केजी। हमने अभी आलू बढ़ा 35 रुपए केजी आलू का भाव, हल्दीराम जी ने आपको गारंटी दी थी। ठीक, यहां सरकार गारंटी दे रही है कि 30 रुपए केजी हम खरीदेंगे और 10 रुपए केजी अगर मार्केट में हुआ तो यहां दे देना। लेकिन वहां कितना बेचता है इस 30 पे, 6% किसान, 94% कहां बेचता है, उसी बाजार भाव पे जो 20 से 10 से 20 रुपए केजी। अब देखो कहीं ना कहीं क्या होता है इस अधिनियम में, क्या ऐसे झोल हैं वो समझो ठीक से। सरकार ने कहा कि 30 रुपए केजी खरीदेंगे, चलो भाई, वहीं उसी समय मार्केट में भाव हो गया अनाज का 40 रुपए केजी। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या मैंने बताया था, एग्जांपल देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 50 रुपए केजी अगर आलू हो गया तो आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट।
कंपनी के साथ क्या किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है 35 रुपए का, तो मार्केट में चाहे 50 रुपए केजी भी हो, तुम्हें लॉस में ही बेचना पड़ेगा। अब एमएसपी का देखो, सरकार ने कहा कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कम से कम हम 30 रुपए में खरीदेंगे, अगर आपका कहीं पर भी ज्यादा भाव जा रहा हो तो आप बेच लो, यानी कि इसमें छूट दी हुई है सरकार ने, आप फ्री हैंड हो। इसमें क्या हुआ, इसमें आप फ्री हो, तो इसमें जब आप फ्री हो तो फ्री का मतलब यह हुआ कि फ्री होने की वजह से ये 30 रुपए केजी तो बिक रहा है यहाँ सरकार के एमएसपी का भाव, और उसी समय मार्केट में 40 रुपए केजी हो गया, तो आप फ्री हो इस मार्केट में 40 रुपए केजी इसको सेल कर दो, समझिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, तो सरकार ने इसी को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन सरकार कह रही है एमएसपी बनी रहेगी। अब एमएसपी बनी भी रहेगी तो क्या होगा, 6% तो इसका लाभ लेते हैं, लेकिन वह 6% भी यह कहीं ना कहीं यह आश्वासन रहता है हमेशा किसान को कि जो एमएसपी तय करती है उससे 2 या 3 4 5 रुपए ऊपर नीचे ही बाजार का भाव रहेगा, तो एक गारंटी सी इससे मिल जाती है कि भाई इस भाव हम खरीदेंगे। दूसरा, इसमें किसान स्वतंत्र रहता है, एमएसपी में किसान क्या रहता है, स्वतंत्र, फ्री हैंड रहता है। 30 रुपए केजी सरकार, अगर बाजार कम हुआ तो 30 रुपए केजी सरकार को दे दो, अगर सरकार का कहीं ना कहीं कम हुआ या सरकार से ज्यादा बाजार भाव हो गया तो 40 रुपए केजी बाजार बेच दो, लेकिन यहाँ ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो इसीलिए किसान भी इतने पागल नहीं है, वह आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि भाई तुम इसे प्राइवेटाइजेशन कृषि का हमारी क्यों करते जा रहे हो, ये तो मर्जी के मालिक बन जाएंगे। जैसे तुमने देखा होगा, देखो इसमें एक चैलेंज बना रहेगा, अब समझ लेना आपके हिसाब से क्या रहेगा। तो देखो जैसे भाई आपने देखा कि पहले बहुत सारी कंपनियां आई मार्केट में, सिम वगैरह और फोन वगैरह, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां, तो बहुत सारी कंपनी थी, आइडिया, वोडिया, पता नहीं कितनी थी, दुनिया भर की कंपनी आ गई थी एक समय। मोटरोला भी सिम देती थी अपना, जैसे आइडिया थी, वोडा थी, एयरटेल थी, और 2 4 कंपनी और भी बहुत सारी थी। फिर क्या आया इसमें, जियो कंपनी आई एक। ये जो जियो कंपनी आई, इसने क्या किया, अब देखो जियो कंपनी ने क्या किया कि भाई स्टार्टिंग में तुम्हें एक आदत डाली कि भाई हम सिम फ्री, कॉल फ्री, नेट फ्री। जब सिम फ्री, कॉल फ्री, नेट फ्री, तो इससे बेहतर क्या, सब लोगों ने क्या किया, सिम चेंज कर ली जियो की। जियो वाला तो जी रहा है, बाकी लोग मर रहे हैं, देख रहे होंगे क्या रेट कर दिए नेट के, और पैकेज उनके जो जो होते जा रहे हैं। तो सारी कंपनियां क्या हुई, जब सबने सिम इसके खरीद लिए, सारी कंपनियां यहां से मार्केट से साफ होगी। जब सारी कंपनियां मार्केट से साफ होगी, अब जियो को दिखाई दिया कि अब मेरा जीने का समय आ गया। जब जियो का आया जीने का समय, जियो ने कहा अब आ जाओ ठीक से लाइन में, और अपने पैकेज के रेट कर दिए, पैक के रेट कर दिए पूरे टॉप